सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपकी सीडीपी की क्लास, जो कि फोकस कर रही है आपकी आने वाली सीटीटी जुलाई 2025 के एग्जाम को। तो फटाफट से जल्दी से सभी परीक्षार्थी जुड़ जाएंगे और जुड़े देंगे सबसे पहले एनर्जेटिक थम्स अप, और उसी एनर्जी के साथ अपनी क्लास को हम आगे लेके चलते हैं। बेहतरीन क्लास, जबरदस्त क्लास, मस्त क्लास होने वाली है। और जल्दी से परीक्षार्थी जल्दी से और जल्दी से और जल्दी से लाइव आ जाइए, क्योंकि एनर्जी रहेगी तो इसीलिए क्लास में आएगा मजा, क्लास में आएगा सुर, क्लास में आएगा मनोरंजन। तो मनोरंजन के लिए पढ़िए, लेकिन इस तरीके से पढ़िए कि हर प्रश्न की बारीकी आपको समझ में आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको यहाँ पर जो आपके जुलाई के जो आपका एग्जाम होने वाला है उसको फोकस करते हुए, जो आपके 2024 में 3 पेपर हुए थे, 2024 में एक पेपर दिसंबर में, एक पेपर जुलाई अगस्त का, और एक पेपर था आपका जनवरी का। तो ये तीनों पेपर मैं आपको एनालाइज करा रही हूँ पुराने, क्योंकि 2024 में 3 पेपर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर मोटिवेशन, जो कि आपको मोटिवेट करता है। सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम है, लेकिन हर बार उठ खड़े होना असली जीत होती है। जब ठोकर मिलती है उस पे बैठे मत रहो, उस पे रो मत, बल्कि खड़े हो। सीटेट क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। सीटेट जरूर आपका निकलेगा, बेहतरीन तरीके से निकलेगा, लेकिन आपको रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस करते रहना होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज की सेशन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको कहा कि मैं आपको पेपर एनालाइज करा रही हूँ, और यहाँ पर जो पेपर आपका एनालाइज हो रहा है वो हो रहा है आपका जुलाई का। 1 सेकेंड, लेट मी डू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो यहाँ पर जो आपका पेपर एनालाइज हो रहा है वो हो रहा है जुलाई का, जनवरी का। देखिए 2024 के अंदर, 2024 के अंदर आपके 3 पेपर हुए थे, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। एक हुआ था आपका दिसंबर में, जिसमें हमने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एनालाइज कर लिए हैं। एक हुआ था आपका जुलाई अगस्त का, जिसके हमने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एनालाइज कर लिए हैं। अब हमने फिर उठाया जनवरी का पेपर, जिसके हमने पेपर 1 और पेपर 2, आज हम पेपर 2 एनालाइज कर लेंगे। फिर अब क्या होगा, मेरी बात को सुनिएगा आप ध्यान से। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस कराना शुरू कर देंगे, यानी कि टॉपिक वाइज, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, साइकोलॉजी क्या होता है, यहाँ पर लर्निंग के टाइप्स क्या है, लर्निंग और इंस्ट्रक्शन क्या है, ये सभी मतलब हर एक प्रश्न से, हर एक टॉपिक से जो जो प्रश्न आपके पेपर में आए उन सभी प्रश्नों के हम आपको टॉपिक वाइज अब कराना शुरू कर देंगे। तो आप सभी की डिमांड थी मैम टॉपिक वाइज कराइए, और टॉपिक वाइज यहाँ पर शुरू करेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी, बैड बॉय जी, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो बात करते हैं हमारे प्रश्नों की। फर्स्ट प्रश्न आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। और कल, जैसा कि आपको खुद को ही मालूम है कि कल टेस्ट नहीं हुआ था, तो आज आपके लिए टेस्ट की सौगात क्या है। आज आपको टेस्ट के 15 प्रश्न नहीं, 20 नहीं, 30 प्रश्न आपको टेस्ट के मिलेंगे। तो सभी प्यारे परीक्षार्थी 30 प्रश्न टेस्ट के कर लीजिएगा। ओके, आज 30 प्रश्नों का टेस्ट है, तो लंबा टेस्ट होगा, ध्यान से पार्टिसिपेट करना और ध्यान से उसको सुलझा लेना। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। शुरुआत हो चुका है। अब एनर्जी किसी की भी खत्म ना हो। रेखा जांगड़ा जी, वंदिता जी, मोहम्मद गुलजार, धीरेन्द्र, सुग्रीव, किसी की भी एनर्जी अब नहीं होनी चाहिए खत्म। चलो प्रश्न नंबर 1, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। अगर आप बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाना चाहते हैं तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, मैंने बताया है। वाइगोत्स्की आते ही आपके दिमाग में ये 3 लेटर आ जाएंगे, SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इन तीनों में से कहां पर बात की गई है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा धीरेन्द्र जी, जल्दी से बताइए क्या होगा। छात्र को जानकारी प्रदान करना, छात्र को पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ देना, केवल उन्हीं कार्य को दो जिसमें विद्यार्थी वर्तमान स्तर से रूप से कार्य कर सकता है, या फिर बच्चे को समर्थन दो, बच्चे को गाइड करो, बच्चे को सपोर्ट करो। स्कैफोल्डिंग, आलंबन की बात यहाँ पर वाइगोत्स्की करते हैं। तो आपको मालूम होगा अब तो भाई 5 क्लास से एनालाइज कर लिए हैं,
तो इतना तो अब पता लग ही जाना चाहिए कि कहाँ पर कौन से प्रश्न हमने लगाने हैं, कौन सा ऑप्शन हमें लगाना है। तो वाइगोत्स्की स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, और इसी स्कैफोल्डिंग के लिए ही वाइगोत्स्की इसको हिंदी में अलग अलग नाम से यहाँ पर कहा गया, जैसे कि आलंबन, आलंबन पूछता है सीटेट, मचान, पाड़, सहारा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, एडोलेसेंस के लिए, किशोरावस्था के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए भाई, एडोलेसेंस क्या होती है? ये 12 से 18 साल की एज होती है। बेसिकली इसमें बच्चा अपने खुद की पहचान ढूंढता है, क्योंकि सेक्स हॉर्मोन्स डेवलप होते हैं, तो जो बच्चा होता है वो बच्चे से बड़ा मैच्योर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा पेरेंटल कंट्रोल से बाहर निकलने लगता है। तो बताइए भाई, एडोलेसेंस का क्या होगा सही आंसर एवरीवन? किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनर्उत्पादन की क्षमता है। बिल्कुल जी, मैंने बताया था बच्चा इस टाइम पर प्यूबर्टी शुरू होती है, सेक्सुअल हार्मोन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, तो बिल्कुल बच्चा परिपक्वता मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। किशोरावस्था बचपन और वयस्क के बीच, चाइल्डहुड और एडल्ट के बीच की अवस्था है। बिल्कुल है जी। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। बेटा जी, कभी भी बच्चा एक समान तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता। जब भी बच्चा आगे बढ़ता है तो वो अलग अलग तरीकों से बढ़ता है, क्योंकि हर बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता अलग है, हर बच्चे की सीखने की बढ़ने की गति अलग है। तो इसीलिए कभी भी समान बच्चा नहीं होता, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे में अपनी अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या आप सभी को समझ में आ गया? क्या कोई डाउट फेस कर रहे हो मेरे प्यारो प्यारो? नहीं। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। जो सुजाता है ना, उसको चाहिए पैसा, उसको चाहिए रिवॉर्ड, उसको चाहिए पुरस्कार, तभी वो काम करती है। अब मेरे यहाँ पर मोहम्मद गुलजार है, यूनिटी है, शाओमी है, इनको भी क्या मुझसे पुरस्कार चाहिए? अगर ये किसी पुरस्कार के लिए काम करते हैं तो हम उसको यहाँ पर कहते हैं कि जो बच्चा है वो बाहरी रूप से अभिप्रेरित है, और अगर बच्चा खुद से काम करता है तो बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। वेरी गुड। तो यहाँ पर तो लेकिन प्राइस के लिए कर रहा है, तो क्या हुआ? एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो गया, बाहरी रूप से प्रेरित हो गया। और हाँ, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता। इस बार क्या पता वो पेपर में लिख दे ये एक्सटेंशनली हटा दे, क्योंकि क्वेश्चन वही आते हैं, घुमाता है बस। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लिख दे, पुरस्कार आधारित लिख दे, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लिख दे, तो बेटा चाहे एक्सटेंसिकली मोटिवेटेड हो चाहे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, दोनों का मतलब सेम होता है। दोनों ही बाहरी पुरस्कार पर ही पढ़ना काम करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? प्लीज ध्यान रखिएगा प्लीज। यहाँ पर इंट्रिंसिकली आंतरिक नहीं होगा, महारत नहीं होगा, और असफलता भी की बात भी नहीं है ना, फेलियर की बात भी नहीं है। क्लियर? चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। ये देखो जी, धीरेन्द्र कह रहे हैं मैम मेरे को प्राइज दे दो। मैं किसी को भी प्राइज नहीं दूंगी। इतने बढ़िया प्रश्न चल रहे हैं, इतना बढ़िया तुम्हें कंटेंट दिया जा रहा है, प्लस क्लास के बाद मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, भाई इससे बढ़िया प्राइज नहीं मिलना, कहीं नहीं मिलना। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 4। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब हर एक बच्चे में क्या है? अपनी विभिन्नता है। अब मेरी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सब एक दूसरे से अलग है। क्यों है भाई? ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? क्या टीचर को एक जैसा पढ़ाना चाहिए? क्या टीचर को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को नजरअंदाज करना चाहिए? क्या विभिन्नता को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, या फिर सभी शिक्षार्थियों के लिए रिजिड यानी कि अनम्य यानी कि कठोर और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए? देखो सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स है, पकड़ो।
रिजिड का मतलब होता है कठोर, यानी कि जैसा मैंने बताया रिजिड कभी सही नहीं होगा, फ्लेक्सिबल हमेशा सही होगा। हटाओ इसको। अब जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको इग्नोर करो, उसको कुछ मत समझो, गलत है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो बच्चों में एक अलगता है, जो बच्चों में यूनिकनेस है, वो बच्चों की एबनॉर्मलिटी को दर्शाती है। मतलब बच्चा एबनॉर्मल है, वो सामान्य है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। तो आंसर बेटा जी फंसा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि अगर बच्चा अलग है तो ये उसके खुद के फीचर्स हैं और ये ह्यूमन डाइवर्सिटी है, तो वही है ये। तो इसीलिए आपने घबराना नहीं है, बच्चों की विभिन्नता के अनुसार पढ़ा दो। ठीक है, चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 5। जीन प्याजे नॉलेज को लेके क्या कहते हैं? पहले तो मुझे ये कमेंट करके बताओ, आसान प्रश्न पूछ रही हूँ। जीन प्याजे ने विकास का कौन सा सिद्धांत दिया? देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कमेंट करते हैं, जल्दी से। जीन प्याजे ने विकास का कौन सा सिद्धांत दिया? पहले तो ये कमेंट कर देखते हैं कौन सबसे पहला कमेंट करता है। भाई धीरेन्द्र का सबसे पहला कमेंट आया है, बाकी आकृति भी पीछे नहीं रही, वो बहुत बढ़िया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो सही है, लेकिन बिल्कुल सही कहा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आसान प्रश्न था। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। जीन प्याजे का मानना था कि ज्ञान क्या है? जीन प्याजे कहते थे कि बच्चा सक्रिय रहकर ज्ञान निर्माण करता है, तो यहाँ पर तो निष्क्रिय रह गया, गलत हो गया। अच्छा रुको, ध्यान से पढ़ना होगा। देखो भाई, पर्यावरण से निश्चित रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित होता है, बिल्कुल भी बच्चा करता है। अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात नहीं, जन्मजात की बात प्याजे नहीं करते। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत, तो अधिक जानकार की बात वाइगोत्स्की करते हैं। ठीक है, जन्मजात की बात नॉम चॉम्स्की करते हैं। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट एजुकेशनिस्ट ने अपनी अलग अलग डिफाइन दी है। और एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जो विश्वसनीयता के साथ मापने, तो मापने की बात भी प्याजे नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया प्यारो? इसका आंसर आ गया पहला कि बच्चा ज्ञान को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, आपने सिर्फ क्या करना होता है, आपने बच्चों की मदद करनी होती है, बाकी बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता जाएगा। सिंपल है प्रश्न। चलो आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 6। देखो बेटा, ये 6 फैक्टर हैं जिन पर प्याजे की थ्योरी टिकी हुई है। ये है जीन प्याजे जो आपको सीटेट में नंबर दिलवाएंगे, तो इनको भाई नमस्कार प्रणाम कर दो एक बार। तो यहाँ पर जीन प्याजे 6 फैक्टर्स की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर आपको मेरी थ्योरी पढ़नी है तो आपको इन 6 फैक्टर्स का पता होना चाहिए। अब वो 6 कारक क्या हैं? कहते हैं बच्चा जैविक परिपक्व होता है, एज बढ़ती जाएगी, अपने आप में परिवर्तन आते जाएंगे। यहाँ पर कहते हैं कि बच्चे को खेल खेल में सिखाओ, कहते हैं बच्चे को समाज से जोड़ो, कहते हैं बच्चा अनुकूलन करता है जिसके अंदर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आता है, आत्मसातीकरण और समायोजन, कहते हैं बच्चा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन करता है, और ये कहते हैं बच्चा बैलेंस बनाता है जिसको इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रियम, साम्य धारण, संतुलन कहा है। तो ये 6 फैक्टर्स पर प्याजे की थ्योरी टिकी हुई है। प्लीज स्क्रीनशॉट ले ले, पेपर में आएगा, फिर आप क्या कहेंगे, आ गया आ गया, इसलिए पेपर में आएगा, पढ़ लो। चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 6, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जल्दी से कमेंट करो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात किसने की? मैंने की, बिल्लू ने की, माहिर ने की, किसने की? जल्दी से कमेंट करो। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा, शाओमी बहुत बढ़िया, आकृति, गुलजार बहुत बढ़िया। तो प्रोग्रेसिव की बात की है जॉन ड्यूवी ने, जिसमें जॉन ड्यूवी कहते हैं कि बच्चा जितना एक्सपीरियंस लेता है, जितना अनुभव लेता है, उतना ही वो सीखता है। तो यहाँ पर बच्चों की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, बच्चों में बेटरमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ की, योगात्मक की, मानक संदर्भित की नहीं, ये डायनेमिक क्लासरूम की बात कर रहे हैं। पहला इज द करेक्ट आंसर, गतिशील होता है। ये कहते हैं जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है ना, वो गतिशील होती है, वो हमेशा बेहतर बेहतर की होने की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पहला पहला बिल्कुल सही। अगर लिखा था फ्लेक्सिबल तो भी सही होता, अगर लिखा था लचीला
फ्लेक्सिबल तो भी सही होता, ऑब्जेक्टिव समेटिव नॉर्मेटिव नहीं। ठीक है जी, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? बताइए, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलो, which of the following process is essential in making meaning making of information received from environment? जो environment से हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, हम उसका अर्थ निर्माण करते हैं, उसमें पहली प्रक्रिया क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। भाई सभी लोग सही कर रहे हैं, क्या बात है। अभी माहिर सीटेट जी करेक्ट है, रोज डेली क्लास होती है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी किसी भी फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी और टॉफी को देखा, अब ये टॉफी है, मेरा इस टॉफी के लिए क्या हुआ? ध्यान आकर्षित हुआ। जब मैं किसी भी चीज को जानना चाहती हूँ, उसका अर्थ निर्माण करवाना चाहती हूँ, सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पर मीनिंग मेकिंग होता है, ठीक है। और उसके लिए हमें अटेंशन यानी कि अवधान देनी होती है। अटेंशन देने के बाद आप उसे दिमाग में स्टोर रखते हैं, उसको इनकोड करते हैं, डिकोड करते हैं, और फिर आप इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं। तो याद रखो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। मैं आपको इसकी पूरी फिगर दिखा देती हूँ। देखिए फिगर, सबसे पहले क्या होता है? आपकी सेंसरी मेमोरी, जो कि विद इन सेकेंड्स में खत्म हो जाती है। अब क्या होता है? जब भी आपके सामने कोई चीज आती है तो आप उस पर ध्यान लगाते हो, जिसको आप कहते हैं अवधान। जब आपका उस चीज पर ध्यान लग जाता है तो आप क्या करते हो? आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, इंपॉर्टेंट है पढ़ लो, अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसको डालते हो, रिहर्स करते हो, और एनकोड। एनकोड का मतलब होता है उसको समझना। फिर जब उसको बार बार रिट्रीव करते रहोगे, बार बार उसको रिवाइज करते रहते हैं, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है, और जब आपकी नीड होगी वो आपकी मदद कर देगी। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवधान लगाना, फिर इनकोड, रिट्राइवल इसमें होता है। ये आपकी मेमोरी की प्रोसेसिंग है। जो आप कोई भी कंसेप्ट, अगर आप ये कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना, और आप पहले पढ़ चुके हो, तो आपका ये कंसेप्ट रिवाइज होता जाएगा, और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जब भी आपको नीड होगी वो आपकी मदद करती है। ठीक है, लेकिन वही बात है ना, एक बार पढ़ने से कुछ ना होता बेटा, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, तभी वो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगी। ठीक है, चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर अगला। ये आ चुके हैं टू किल अ मोकिंग बर्ड, यानी कि टू किल अ मोकिंग बर्ड। ठीक है, ये एक क्या है बताइए। देखो, which of the following is an example of question that requires two students to analyze information? आपको बताना है कि जानकारी को विश्लेषण करने की आवश्यकता वाले कौन से प्रश्न हैं। अब यहाँ पर विश्लेषण लिखा हो, क्रिटिकल थिंकिंग लिखा हो, क्रिएटिव थिंकिंग लिखा हो, आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग लिखा हो, सभी का मतलब समान ही होता है। मैंने ये बात आपको बहुत बार बता दी है। एनालाइज लिखा हो, क्रिएटिव लिखा हो, क्रिटिकल लिखा हो, रिफ्लेक्टिव लिखा हो, इन सब का मतलब बेटा जी सेम ही होता है। तो आप बताइए, इनमें से कौन सा वो प्रश्न है जहां पर बच्चे को डीप में सोचना पड़ेगा? देखो भाई, ये उपन्यास का खतनांक यानी कि प्लॉट, तो ये तो फैक्चुअल है। उपन्यास का विषय, ये भी फैक्चुअल है। नायक कौन है भाई? एबीसीडी नायक, ये भी फैक्चुअल। लेकिन इस उपन्यास में जो ऑथर है उसने किस तरीके से क्या यूज किया है, इसके लिए तो आपको बेटा जी सोचना पड़ेगा। और जहां पर सोचना पड़ गया, वही क्रिएटिव, वही क्रिटिकल, वही एनालिस्टिक, एनालिटिकल थिंकिंग। समझ में आ गया भाई? कोई डाउट है? कोई 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 सहारा चाहिए किसी को? जल्दी से बताइए। स्कैफोल्डिंग के लिए हम लोग रेडी हैं। आपने सिर्फ अपने कोग्निशन की मदद करनी है। आपने सही और गलत का फैसला लेना है कि किस क्लास से आपको कितना समझ में आ रहा है, ये फैसला आप ही ले सकते हैं। तो आप ही इसका फैसला लीजिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। देखो भाई, जो पहली बार आए हैं उनको बताना देखो जरूरी है, बाकी अपने पुराने हैं वो तो उनको तो पता ही है। ऐसे क्वेश्चंस को करने की अपन एक ट्रिक बनाई है, जो क्या है? बिकॉज और क्योंकि। क्या है ट्रिक? बिकॉज और क्योंकि। आप इस प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे, बीच में बिकॉज और क्योंकि लगा दीजिएगा बस। देखो,
शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल भाई, अगर मेरे अपने कुछ स्टीरियोटाइप हैं तो मैं उस पर चिंतन करूंगी, बिल्कुल, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील है। अगर वो सभी बच्चों की संस्कृतियों को ध्यान में रख के पढ़ाता है, इसका मतलब क्या है? टीचर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कर रहा है, टीचर डीप में थिंकिंग कर रहा है। तो ये बेटा जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन पहला। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरोल गिलिगन क्रिटिक ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज अराउंड व्हाट? बताइए, कोहलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज किसने किया था? हाँ जी, तो कोहलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था कैरोल गिलिगन। ये इन्हीं की स्टूडेंट थी, ये इन्हीं की स्टूडेंट थी। इसने कोहलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। आपको ये बताना है क्यों इसने क्रिटिसाइज क्यों किया, ये बताना आपको। बताओ। शाबाश, वेरी गुड भाई, सबने लिख दिया है मैम कैरोल गिलिगन ने किया, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। अब ये बताओ क्रिटिसाइज किया तो क्यों किया, क्यों, क्या कमी थी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में कोहलबर्ग की? तो यहाँ पर कैरोल गिलिगन कहती है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन लड़कों पर अपना शोध किया। क्या लड़कियां तेल लेने गई थी? क्या लड़कियां तेल लेने गई थी? तो इसने ये कहा कि आपने लड़कियों पर शोध क्यों नहीं किया, आपको लड़कियों पर शोध करना था। तो यहाँ पर देखिए, द एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण को इन्होंने नजरअंदाज किया। इसीलिए कैरोल गिलिगन ने कहा कि आपको लड़कियों पर भी अपना शोध करना था। ठीक है जी, अमृता के जी, यहाँ पर पहला बिल्कुल सही। चलो जी, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। हर प्रश्न बहुत आसान है, आपको मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी कि आपको हर प्रश्न आसान लगने लगेगा। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए बिकॉज, और यहाँ पर लिखिए क्योंकि, और क्वेश्चन को बढ़िया सा उड़ा दीजिए। शाबाश। देखिए, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों को सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। बिल्कुल, जब आप बच्चे को रियल लाइफ प्रॉब्लम से और बच्चे को चीजें दिखा के पढ़ाते हो तो बच्चे को ज्यादा अच्छा समझ में आता है। करेक्ट है। कारण विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। जो विकास होता है वो रिलेटिव ऑर्डरली है और सीक्वेंस में बिल्कुल ऑर्डर वाइज होता है कि भाई पहले छोटा बच्चा सीखेगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही। जब ये दोनों ही बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1, और सारे के सारे बच्चे ऑप्शन नंबर 1 ही दे रहे हैं। ठीक है जी, चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12, डिसलेक्सिया। अरे बाबा, मैं भी कमेंट पढ़ रही हूँ, ऐसे अजीब अजीब से शब्द कमेंट्स में मत लिखिए कि जो आपको आपके एथिकल टीचर के एथिक्स को हटाए। ठीक है, तो बिल्ली बिल्ली मत लिखो भाई, सीधा नाम लिखो ना। तुम नाम बोला करो कि फलाना, जैसे मुझे नेहा को बोलना है कुछ, मैं कहूंगी नेहा मिश्रा आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, नेहा मिश्रा आपने ये गलत किया, नेहा मिश्रा आपने वो सही किया। तो जिसके जिससे बात करनी है उसका नाम लो ना, ये बिल्ली बिल्ली क्या ये करने में लगे हुए हो। चलो ठीक है, चलो चलो चलो, प्रश्न नंबर 12। चलिए 12 प्रश्न कीजिए। आप पठन यानी कि डिसलेक्सिया, अब जो डिसलेक्सिया है वो किस चीज की समस्या है? हमेशा बताया, जब ये एग्जाम आया था बहुत बच्चे क्वेश्चन ठीक करके आए जस्ट बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मैंने हमेशा बताया हुआ था कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये तंत्रिका विकार है जिसकी वजह से बच्चे साउंड को और सिंबल को नहीं पहचान पाते। बेसिकली ये क्या है? ये फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्या है ये? फोनोलॉजिकल, ध्वनात्मक क्षमता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये जो लेटर आपस में सेम होते हैं ना, जैसे बी और डी सेम है, तो बच्चा बी की जगह पे ड बोल देगा डैट, और डी की जगह पे बॉग।
तो इस तरीके से अब ये U है और ये V है, तो ये सेम है, तो बच्चा U और V में कंफ्यूज करता है। जो लेटर्स सेम होते हैं ना, उनके साउंड्स को पहचानने में बच्चे को दिक्कत होती है। याद रखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए, इमोशनल है और पिक्चर ड्रॉ कर पा रहा है, फिजियोलॉजिकल सोशलाइज नहीं हो पा रहा, सेंसरी है और बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रहा। अच्छा मुझे ये बताओ, वो कौन सी, ध्यान से प्रश्न को सुनो, वो कौन सी डिसएबिलिटी है जिसमें बच्चा अपने ब्रेन, अपनी आईज और अपने हैंड्स पर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता? ध्यान से सुनो, वो कौन सी डिसएबिलिटी है जिसमें बच्चा आईज, ब्रेन और हैंड पे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, इन तीनों में समन्वय नहीं बना पाता? देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो भाई मोहम्मद रिजवान अंसारी, गुड, वेरी गुड। देखो बाकी सारे गलत हैं, मोहम्मद ने ही सही दिया अब तक, तो बाकी सभी गलत है। ऑटिज्म में तो समाज से जुड़ नहीं पाता, मैं कह रही हूँ समाज गया भाड़ में। आपने बस ये देखना है कहां पर बच्चा आईज, ब्रेन और हाथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। ये बच्चा बटन बंद नहीं कर पाएगा, जिप बंद नहीं कर पाएगा, पेन से लिख नहीं पाएगा, वो कौन सा है? हाँ अब सही आ रहे हैं। इसका जो आंसर है वो है डिसप्रेक्सिया। डिसप्रेक्सिया इज द राइट आंसर। मोहम्मद रिजवान ने सही दिया, सबसे पहले दिया था भाई आंसर उसने, बच्चे ने, गुड, बहुत बढ़िया। तो ये एक प्रकार की लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है ही, लेकिन ये गति समन्वय, ये आपका जो मूवमेंट है ना उसको ये नहीं कोऑर्डिनेट कर पाते। ठीक है, क्लियर है? इट्स रूही जी, क्लियर है? तो वो होता है डिस्प्रेक्सिया। ये बच्चा बटन नहीं बंद कर पाता है, ये बच्चा पेन से लिख नहीं पाता है, ये बच्चा मटर के दाने छील नहीं पाता है, क्योंकि ब्रेन सिग्नल करेगा बाद में, पहले हाथों को हिला देगा। ठीक है, तो याद रखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, और ये अगर याद नहीं रखेंगे तो पेपर कैसे करोगे यार? तो मैं तभी बीच बीच में से क्वेश्चन पूछती जाती हूँ आपसे। चलो प्रश्न नंबर 13। बेटा मैंने यही बोला है, मैं यहाँ पर पढ़ाने नहीं आई हूँ, सिखाने आई हूँ, तो जो रेगुलरिटी रखेगा वो गलती नहीं करेगा। मोहम्मद रिजवान रेगुलर हैं, बहुत बढ़िया। चलो प्रश्न नंबर 13। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। जो टीचर है वो बच्चे को रियल लाइफ से जो भी पढ़ाए वो उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहता है। तो ऐसे में कौन सी रणनीति, कौन सी एक्टिविटी उसको अपनानी होगी? छात्रों को नियम और परिभाषा याद करने को कहना होगा, विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र, बहुविकल्पीय सिर्फ एमसीक्यू प्रश्न करवाने होंगे, विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहना होगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी कि रटने को बोलना होगा, या फिर बच्चे को छोटे छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दो और बच्चे को अपने निष्कर्ष, अपने ही फाइंडिंग्स, अपने ही रिजल्ट, अपने ही इंटरप्रिटेशन निकालने दो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। जो चौथा लगाया वो बिल्कुल सही, बिल्कुल स्पष्ट लगाया, वेरी गुड। चलो जी बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। 14th प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? बताइए, इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बच्चों के लिए लॉस कानून इंपॉर्टेंट है? बताइए किस स्टेज में कानून की बात हुई है और वो स्टेज किस लेवल पर है? सभी प्यारों ने कमेंट करके बता देना है, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए, जो बच्चों के लॉज है, जो नियम की बात होती है, वो आपकी दूसरी लेवल होती है, कन्वेंशनल मोरालिटी उसके अंदर होती है। ठीक है, अब कन्वेंशनल के अंदर आपका जो स्टेज 4 है, स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, इसमें होती है किसकी बात? लॉ एंड ऑर्डर की। तो यहाँ पर लेवल 2 स्टेज 4 की बात है, लेवल 2
स्टेज 4 की बात है, याद रखिएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15, 15th प्रश्न आपकी बहुत ही प्यारी स्क्रीन पर आ गया। चलो, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? समावेशी कक्षा कहती है सबकी शिक्षा सबके साथ। तो आप मुझे बताओ, इंक्लूसिव के लिए कौन सा गलत है? बेटा समझना जरूरी है। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए कौन सा गलत है? विविध दृष्टिकोणों को समावेश, देखो जहां पर सबको अलग थलग करने की बात होगी वो गलत होगा। तो यहाँ पर हर किसी को शामिल किया गया, यहाँ पर हर किसी का पालन किया गया, यहाँ पर हर एक बच्चों के अनुसार पढ़ाया गया। लेकिन प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन करवाना इज ऑलवेज अ रॉन्ग ऑप्शन। कंपटीशन कभी भी नहीं करवाना, कंपटीशन करवाना इज ऑलवेज द रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज अ रॉन्ग ऑप्शन। कंपटीशन से बच्चा आपस में नेगेटिविटी आती है। अगर मैं ये कह दूं हिमांशु सौरभ बढ़िया कर रहे हैं आशा कुमारी से, तो क्या हुआ, मैंने इन दोनों के बीच में नेगेटिविटी ला दी। अब आशा बोलेगी क्यों मैम, मैं तो अच्छा कर रही हूँ। या मैं कहूँ आशा तो बढ़िया कर रही है, हिमांशु बढ़िया नहीं कर रहे, तो फिर हिमांशु बुरा मानेंगे। कि इससे क्या है, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं कंपटीशन से। तो कंपटीशन कभी मत कराइए, ठीक है जी। यहाँ पर भी किसी में भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अपना अपना सीखो, इंट्रिंसिकली मास्टरी ओरिएंटेड सीखो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे ऑफर की। देखिए आपकी डिमांड थी और आपके ही डिमांड पर यहाँ पर आप सभी के लिए ऑफर ला दिया गया है। और ये ऑफर क्या है, 60% ऑफ। ये ऑफर क्या है, 60% ऑफ। तो अभी आप हमारे सभी कोर्स पर जुड़िए, 60% ऑफ का फायदा उठाओ बेटा। जिसका भी सीटेट का बेस क्लियर नहीं है, यहाँ पर सारी सीडीपी प्लस सब्जेक्ट पेडागोजी मैं ही देखती हूँ। तो आप सभी आइए, आपको हर बारीकी से परिचित कराया जाएगा, हर बारीकी पढ़ाई जाएगी। आपने आज से ही कनेक्ट कर लेना है 60% ऑफ पे, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर 15 तक प्रश्न हो गए हैं। अब हम 16 से प्रश्न करना शुरू करेंगे और 16वां प्रश्न यहाँ पर बढ़िया प्रश्न था। तो एक बार फटाफट से स्कोर बता दूं, फटाफट से सभी प्यारे स्कोर बताएंगे, ठीक है। चलिए वंदता जी, हिंदी पेडागोजी भी मैं ही पढ़ाऊंगी, चिंता ना करो। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि बताइए जो पोर्टफोलियो है, जो आपका पोर्टफोलियो है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल है, क्योंकि बच्चों के रेगुलर एसेस होता है, ठीक है जी। मैम मैं आज आई हूँ क्लास में, अच्छा ओहो, पेपर 1 का मैम बताइए मैम। बिल्कुल डेजी जी, देखो यहाँ पर सीडीपी की बात करें, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही करना होगा आपको, क्योंकि सीडीपी का लेवल वो कब बदल दे हमें पता नहीं चलता। अब यहाँ पर पेड क्लास के लिए आप नीचे नंबर पर कनेक्ट कर लो, और अगर आप यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं तो आप रेगुलर रहिए, क्योंकि और हाँ पुरानी क्लास जरूर देखना, उससे आपका माइंडसेट बन जाएगा। और फिर हम जब आपकी अगली क्लास होगी, ठीक है, तो आपको मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगी, ठीक है। चलो, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, बिल्कुल भाई मूल्यांकन की प्रक्रिया में बच्चों को शामिल करते हैं, करेक्ट है। ऐसे प्रश्नों को यहाँ से पढ़ा करो। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, बिल्कुल भाई सबूत तो पेश करते हैं ना। पोर्टफोलियो में बच्चे ने जो भी किया होता है उसकी फोटोकॉपी करा के एक फोल्डर में रखा जाता है, तो सबूत तो देखो पेश करते हैं। तो डी तो सही है। अब डी सही हुआ, ये और ये दोनों गलत हो गया, ठीक है। अब देखो भाई ए डी या ए बी डी, देखो सी तो गलत ही हो गया ना, सी गलत हो गया। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद, नहीं बेटा अंतिम उत्पाद पे नहीं, बल्कि वो प्रोसेसिंग पे ध्यान देते हैं कि बच्चों की कितनी प्रगति हो रही है, उस पर चेक करता है, क्योंकि लिखा भी है वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बनते हैं जिसमें काम के करने की बात होती है, ठीक है जी। तो ये नहीं हुआ। अब ये नहीं हुआ
तो यहाँ पर देख लो, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि, बिल्कुल हर एक बच्चों के जो प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर ए बी और डी सही है, ए बी डी डी और सही है, ये रहा ऑप्शन नंबर 4, ए बी डी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। चौथा जो दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। हर प्रश्न को आप समझ सकते हैं, प्रश्न मुश्किल नहीं होते, आपकी समझ आपको आगे बढ़ाएगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास है? मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। मास्टरी गोल ओरिएंटेशन क्या होता है? जिसके अंतर्गत आप बच्चों को उनकी एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं। यही तो होता है, मैंने हमेशा बताया है। मास्टरी का मतलब होता है अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ना, और परफॉर्मेंस का मतलब होता है किसी दूसरे को दिखाने के लिए पढ़ना, किसी रिवॉर्ड के लिए पढ़ना। हाँ क्या ना? बताओ कुछ गलत है तो बताइए। रिवॉर्ड के लिए पढ़ना, ये देखो, चलो यही लिख लो फिर। तो आप बताओ जी, मास्टरी गोल के अनुसार क्या सही होगा? देखो, ये परफॉर्मेंस के लिए पढ़ रहा है, ये प्रदर्शन के लिए पढ़ रहा है, तो ये तो नहीं है। किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ सुधारना, ये बिल्कुल है। भाई ग्रेड के लिए पढ़ रहा है तो ये भी परफॉर्मेंस, ये भी परफॉर्मेंस। अपमान के डर से असफलता, तो ये भी परफॉर्मेंस, और ये अवॉइडेंस है। ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, इसका सेकंड बिल्कुल सही। किस किसने सेकंड दिया? साक्षी पांडे जी। कितने रुपीस के हैं? अरे बाबा, कौन सा पैसा चल रहा है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बेहतरीन फीलिंग्स आ रही हैं, तो आप क्वेश्चंस को, आप सेशंस को लाइक यहाँ पर जरूर कर दें, जल्दी से फटाफट से। जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया है वो जोरदार तरीके से इसको लाइक करें। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर का रोल क्या है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर का रोल क्या है? शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता का सिर्फ टीचर ही है। सोचो, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों को कड़ाई से, कड़ाई मतलब स्ट्रिक्ट, ओ नहीं कड़ाई तो नहीं करनी, बच्चा कोमल हृदय है, उसको प्यार से पढ़ाइए। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है, और वो सीख रहे होते हैं तो बीच में इंटरफेयर नहीं करता। क्यों भाई इंटरफेयर करो? बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे को सिखाओ। तो यहाँ पर ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये सही, ये गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, किस किसने लगाया सेकंड? सोना मेहंदी, सुग्रीव, नेहा, आकृति, फवाद। कमेंट कमेंट, मैक्सिमम कमेंट करो। चलो गुड। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19, 19th प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलो, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? Asking questions such as how much and in what ways are various gender representative in books and media would encourage। अगर आपको आपकी बुक में अलग अलग जेंडर के बारे में बताया गया हो और वहां पर उनके रोल्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में भी बताया गया हो, तो ये क्या दिखाता है? मतलब यहाँ पर ये बताया गया है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हर कोई ज्ञान अर्जित कर सकता है। अलग अलग जेंडर के बारे में स्पेसिफाई किया गया है, तो उसको आप क्या कहेंगे? बताइए। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को क्या कर रहे हैं? ये उस पर सवाल उठा रहे हैं। स्थिरता को मजबूत करना, पहचान करना, नम्यता नहीं होगा। इसका आंसर होगा पहला, क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। पहला इज द राइट ऑप्शन। स्ट्रेंथनिंग, रीइंफोर्सिंग, डिस्करेजिंग नहीं है। कि यहाँ पर ही कहा लड़का है तो घर में काम कर रहा है, लड़की है तो बाहर जाके जॉब कर रही है। तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिला
यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि अलग अलग जेंडर के अनुसार यहाँ पर चीजें करी बताई जा रही हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो जी, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का उपयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। क्वेश्चन की डिमांड सुनो, आकृति। क्या क्वेश्चन कहा गया है? यहाँ पे कहा गया है कि बच्चा, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एंगल ए दिया है 60, एंगल बी दिया है आपको 60, लेकिन आपको एंगल सी नहीं दिया। जो एंगल सी नहीं दिया आपने उसको एक्स मान लिया। तो जो आपके लिए आपको नहीं पता है जिसकी वैल्यू, उसको आपने अमूर्त मान लिया है। तो एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो किस स्टेज में मानी जाती है? ये वही स्टेज होगी बेटा जिसमें जो बच्चा है वो अमूर्त चिंतन कर सकता है। वही तो स्टेज होगी ना। एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है तो ये वही तो स्टेज होगी जिसमें बच्चा अमूर्त चिंतन कर सकता है। तो यहाँ पर कॉन्क्रीट में तो मूर्त करता है, कॉन्क्रीट में तो मूर्त करता है। अब कॉन्क्रीट में अलजेब्रा और कैलकुलस में एक्स और वाई का यूज है, या फिर फॉर्मल के अंदर कंजर्वेशन और सिलेशन। तो कंजर्वेशन सिलेशन तो कॉन्क्रीट के अंदर आता है। तो इसका आंसर हो गया बेटा जी तीसरा। इसका आंसर हो गया बेटा जी तीसरा। और सभी प्यारे परीक्षार्थी एक्स, क्योंकि ये अमूर्त है, और जो अमूर्त होता है उसको आप क्या मानते हैं? एब्स्ट्रैक्ट के अंदर रखते हैं, जो कि आखिरी से होती है फॉर्मल। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है? क्या पढ़ लिया मैंने? चलो ठीक है, चलो तो इसका तीसरा सही। चलो आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 21, 21। आकृति जी बताइए, 21। 21 आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना है, सिर को पकड़ता है, आंख को बार बार मूंदता है, रगड़ता है, आंख की लाली और सूजन रहती है, और अक्षर पहचानने में भ्रमित होता है। तो आप बताइए बच्चे को किस चीज की प्रॉब्लम है? बताइए जी। मेहंदी जी, आंचल जी, हिमांशु जी, शर्मा जी, सुग्रीव जी, कमेंट करते रहो भाई। जितना अधिक आप लोग कमेंट्स करते हैं उतने ही अधिक आप लोग एक्टिव फील करते हैं। तो जल्दी से कमेंट करो और एक्टिव फीलनेस दिखाओ। तो यहाँ पर बेटा जी सभी दिक्कत क्या है? उसकी आंखों की है ना। तो आप इसको क्या बोलेंगे? दृश्य संबंधी समस्याएं। भाषा में तो भाई सिर्फ पढ़ने की समस्या है, ये तो सारी आंखों की समस्या है ना। बच्चे की आंख खराब है, रगड़ रहा है, लाली रह रही है, तो वो ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा है। तो ये समस्या है, ये क्या है? ये आंखों की है। स्वलीनता में तो सामाजिक संपर्क नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेशन में बोल नहीं पाएगा, बातचीत नहीं कर पाएगा, और लैंग्वेज में लैंग्वेज के 4 स्किल्स LSRW वो नहीं पहचान पाएगा। चलो अब इससे एक प्रश्न और बनता है, पूछ लूं प्रश्न? हाँ जी, पूछ लूं प्रश्न? जल्दी से बताओ। यस, गुड। देखो भाई, ओरल लैंग्वेज डिसएबिलिटी या डिसऑर्डर, बताओ मौखिक भाषा विकार किसको कहते हैं? बताइए। अगर ये जिसने बता दिया उसके लिए सारे बच्चे क्लैप करेंगे सबसे पहले। बताओ भाई, ओरल लैंग्वेज डिसऑर्डर किसे कहते हैं? सोच समझ के आंसर दीजिए जल्दी से। अभी आपके 9 प्रश्न रहते हैं बेटा जी। ओरल लैंग्वेज डिसऑर्डर जिसने भी बता दिया उसके लिए क्लैपिंग। अभी तक किसका नहीं आया भाई? सबसे पहले जो आंसर आया है वो आया है यूनिटी का। कह रही मैम इसको अफेजिया कहते हैं। सबने गलत बताया, सब लोग ऑटिज्म कह रहे हैं। बेटा ऑटिज्म तो सोशल डिसऑर्डर होता है, सामाजिक संपर्क नहीं कर पाते। अभी सिर्फ और सिर्फ यूनिटी ने सही बताया, और किसी का भी अब तक सही नहीं है। आकृति का भी सही है। चलो भाई बहुत बढ़िया। धीरेन्द्र का सही हो गया है, बहुत बढ़िया। तो यार इन सभी प्यारे परीक्षार्थियों के लिए क्लैपिंग बनती है। जल्दी से एक बार क्लैपिंग लिखो कमेंट्स में जल्दी। तो ओरल लैंग्वेज डिसेबिलिटी जो होती है, डिसऑर्डर जो होता है, इसको आप कहते हैं बेटा डिसफेजिया। डिसफेजिया लिख दीजिए,
या फिर अफेजिया लिख दीजिए, बोथ आर सेम। डिस्फेजिया और अफेजिया इज द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, आंसर नंबर इसका फर्स्ट सही था, और जो मैंने पूछा उसका डिस्फेजिया और अफेजिया सही। वेरी गुड। देख लो भाई कितना बढ़िया, जो रेगुलर है ना ये बच्चे, भाई रेगुलर रहो, टेस्ट में भी नाम आएगा और मोटिवेशन भी मिलेगा, और यहाँ पर भी क्लास में भी मोटिवेशन मिलेगा। वेरी गुड। चलो जी, प्रश्न नंबर 22। चलिए, और जितना जल्दी हो सकता है उतना एक्टिव रहिए, प्रश्न के उत्तर दीजिए। चलिए, यहाँ पर लिखिए बिकॉज और यहाँ पर लिखिए क्योंकि। चलिए, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों और शैक्षणिक रणनीतियों के साथ आकलन में अनुकूलन किए जाना चाहिए। बिल्कुल, जो क्लासरूम है और जो बच्चे का आकलन हो रहा है उसमें आपकी बिल्कुल आकलन अनुकूलन होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करता है। व्यक्तिगत मतभेदों को कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। अगर आपकी क्लास में बच्चे सब अलग है, देखो हर कोई बच्चा अलग है ना, तो जो बच्चे अलग हैं उनके अलगपन को पहचानो, उनको उनके अलगपन के अनुसार पढ़ाओ, लेकिन बच्चे को अलग थलग मत करो, उसके व्यक्तिगत विभिन्नताओं को इग्नोर मत करो। तो यहाँ पर ए इज राइट और आर इज फॉल्स। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 23। वाइगोत्स्की आ चुके हैं भाई। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? कहते हैं कि जो उनसे ज्यादा दिमाग वाले होते हैं, उनसे ज्यादा दिमाग तो नहीं कहिए, उनसे ज्यादा नॉलेज वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बच्चे को सहारा देते हैं, जिससे कि बच्चे की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो आपको बताना है कि जो बच्चे को सहारा दिया जाता है वो उनके जेडपीडी के अंतर्गत ही होता है या उनके जेडपीडी के बाहर होता है। दिमाग लगाओ। अब आपका दिमाग कितू सा है, आपके दिमाग के बाहर मैं कुछ करा दूं तो क्या वो आपको समझ में आएगा? नहीं। तो जो भी बच्चे को सहारा देंगे वो अधिक जानकार देंगे और वो बच्चे के जेडपीडी के अंतर्गत होता है। बेटा भौतिक वातावरण की बात नहीं करी, भौतिक वातावरण की बात जीन पियाजे करते हैं, ये अंत्यक्रिया की बात करते हैं, समाज से जुड़ने की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे को सहारा दिया जाएगा वो देंगे एमकेओ, और विद इन देयर जेडपीडी, उनके समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंतर्गत ही देंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 24। 24th क्वेश्चन। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है? बताइए। अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में बैठा है और वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है, अब एक क्वेश्चन और बनता है, पूछ लूं? तो जो बच्चा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है, जो बच्चा बहुत जल्दी जिसका ध्यान भटकता है, उसको क्या कहा जाता है? जिस बच्चे का ध्यान बहुत जल्दी भटकता है उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से यार, जल्दी एनर्जेटिक वे में कमेंट कीजिए, उसे क्या कहा जाता है? हाँ जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो उसको हम कहते हैं ADHD। अब ये जो बच्चा है ना, ये ADHD का ही शिकार है। तो आप ऐसे बच्चे को कैसे पढ़ाओगे बताओ? छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त, देखो सख्त करना, सख्ती से पेश आना और बार बार कार्य नहीं है। आप बच्चे को ना छोटे छोटे काम दो, जैसे कि 10 मिनट बेटा ये कर ले, फिर मेरे को मुझे चेक करा, फिर 20 मिनट वो कर ले, मुझे चेक करा, फिर 30 मिनट वो कर ले, मुझे चेक करा। तो इससे क्या है, बच्चे का ध्यान नहीं बढ़ेगा, बच्चे को पता है भाई 10 मिनट बाद मेरे को मैडम के पास जाना है। ठीक है, तो छोटे छोटे काम ऐसे बच्चों को आपने कराने चाहिए। ठीक है जी, चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 25। 25वां प्रश्न यहाँ पर आ गया, बिकॉज
और यहाँ पर आ गया क्योंकि, और फिर आपने क्वेश्चन को उड़ाया है, शाबाश। क्योंकि और बिकॉज लगाइए और क्वेश्चन को उड़ाइए। छात्रों की अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनके अपने स्कूल से भावात्मक लगाव हो जाए और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। बिल्कुल, अगर आप मुझसे इमोशनली कनेक्टेड होंगे तभी तो आप अपनी क्लास में बार बार आने का आपका मन करेगा। अगर आप कनेक्टेड ही नहीं फील करेंगे तो मिस वंदिता, यूनिटी, साक्षी, अमित, सुग्रीव ये क्यों क्लास में आएंगे? तो बिल्कुल बच्चों का इमोशनली अटैच होना जरूरी है, क्योंकि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल, जो भावनाएं होती हैं वो सीखने में क्या करती हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने आपको कहा था आपका संज्ञान और आपके इमोशंस ये दोनों क्या है? ये दोनों एक दूसरे से गुठे हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे के अंदर क्या है? इंटरवोवन है। ये एक दोनों को इंटर डिपेंडेंट है। तो प्लीज ये बारीकी को पकड़ लीजिए, जकड़ लीजिए। इस बारीकी को किसी ने भी नहीं भूलना है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 26, 26 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी को इनमें से किस ऑप्शन ने सूट किया है? बताइए, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग की बात इन चारों में से किस में हो रही है? बताइए, शाबाश, बहुत बढ़िया। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि जहां पर बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है, खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है, वही तो ऑप्शन सही होगा। तो बताओ जी। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन देना। जो टीचर है वो बच्चे को डायरेक्ट कर रही है, निर्देश दो, तुम ऐसा करो। तो यहाँ पर बच्चा कुछ नहीं कर रहा। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। तो छात्रों को शिक्षक दे रहे प्रतिपुष्टि, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, एक्टिव रहते हैं। और चौथा, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद करना शामिल है। बिल्कुल, अधिगम में आप सूचना प्राप्त करते हैं और सीखते हैं, ये भी सही है, भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। पैसिव गलत हुआ। यहाँ पे टीचर फीडबैक दे रही है, वो गलत हुआ। यहाँ पे टीचर गाइड कर रही है, वो गलत हुआ। यहाँ पर सही कौन सा है? जिसमें बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 27, ओनली 3 क्वेश्चन लेफ्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन, जल्दी से, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पर लगा लो जी बी कॉज, लगा लिया जी बी कॉज। अब यहाँ पर लगा लो क्या? यहाँ पर लगा लो क्यों, यूं की, क्योंकि, लगाइए जल्दी से। एक्टिव, बिल्कुल 100% एक्टिव, कि मैम कभी भी प्रश्न पूछ सकती है तो आपने एक्टिव रहना होगा। चलो प्रश्न नंबर 27, अभिकथन और कारण। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षकों को कम से कम मत करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। जब बच्चे को ज्यादा नीड हो तो अब ज्यादा मत करो, कम नीड हो तो कम मत करो। करेक्ट है, क्योंकि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ये क्या कह रहे हैं? बुद्धि लब्धि से आप सटीक रूप से नहीं माप सकते। करेक्ट है ये? बताइए वंदिता जी, जल्दी से बताइए क्या होगा। यहाँ पर लिखा है कि जो बच्चा है वो आपके मार्गदर्शन से सही है। यहाँ पर लिख रहा है कि बुद्धि को आप आईक्यू से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करते। वहां ऊपर तो कह रहे हैं बच्चे को सहारा दो, और नीचे कह रहे हैं बच्चे को आईक्यू से नहीं मापा जा सकता। तो आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 2 बी इज द राइट ऑप्शन। दोनों ही सही है। बिल्कुल, आप आईक्यू से मेजर नहीं कर सकते, और यहाँ पर सहारा देने की बात है। दोनों सही, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं।
क्योंकि को बिकॉज को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो इसीलिए आंसर क्या होगा? वंदिता ने बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन नंबर 2, ए और आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 28, समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। करिए भाई, समाजीकरण से कौन सा आपका सही होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। आपको बताना है इन चारों में से समाजीकरण के लिए कौन सा सही है। देखो भाई, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होता है, बिल्कुल। हर किसी संस्कृति का समाज अलग है, करेक्ट है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, बिल्कुल जी। सी और डी सही है, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ठीक है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, बिल्कुल भाई जटिल है, कहाँ से कब बच्चा सीख जाए पता ही नहीं होता। लेकिन ये एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है, लीनियर प्रोसेस नहीं है, ये एक स्पाइरल प्रोसेस है। कभी आपका समाज आप कम समाज से जुड़ोगे, कभी आप ज्यादा समाज जुड़ोगे, तो लीनियर नहीं होता। विकास कभी भी लीनियर नहीं होता, विकास जो है वो बदलता रहता है, कम ज्यादा होता है। तो ये गलत है, बी सी डी सही है। तो इसका आंसर हो गया बेटा जी 3, बी सी डी सही है। तो इसका आंसर हो गया क्या? 3, गुड। चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 29, 29th प्रश्न। यहां पर लगा दीजिए बिकॉज, यहां पर लगा दीजिए क्योंकि। इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस करो कि हर प्रश्न बोले कि आहा ये तो शाओमी आ गई है, अब तो मुझे डर लगता है इससे, या बोले अब तो नेहा मिश्रा आ गई है, अब तो मुझे डर लगता है इससे। तो हर प्रश्न ऐसे आपको देखते बोले ओ ये तो मुझे सॉल्व कर ही लेगी, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 29, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बालावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। बिल्कुल, कभी कोई जल्दी चाइल्डहुड में प्रवेश कर लेता है, तो कोई बहुत डिले बात करता है ना। तो ऐसा निश्चित नहीं है कि जो चाइल्डहुड है वो आपका 2 से 12 ही है, ठीक है। आप जल्दी भी इसमें प्रवेश कर सकते हो और आपको टाइम भी लग सकता है, क्योंकि ये जो स्टेजेस है ना, ये एज्यूम की गई है। हर बच्चे का विकास अलग है, हर बच्चे के माता पिता अलग है, हर बच्चे का एनवायरनमेंट अलग है, तो इसीलिए हर बच्चा अलग अलग तरीके से ही आगे बढ़ता है। तो ये सही बात है, क्योंकि विकास प्रकृति में निरंतर, हाँ बिल्कुल, विकास जो है वो निरंतर होता है, विकास जो है वो कॉन्टिन्यू होता है, ये बात सही है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है वंदिता, इसका ए करेक्ट है, गुड। चलिए एंड कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 एंड 30, लास्ट प्रश्न, जल्दी से जुड़ो जुड़ो जुड़ो, शाबाश। लास्ट प्रश्न, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र को शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। एक एलिमेंट्री स्कूल का टीचर है, वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है बच्चे को अपने खुद के बारे में जानने के लिए। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से बच्चा अपने बारे में किस ऑप्शन में सबसे अच्छा जान पाएगा। जब बेटा बच्चे को खुद करने को दोगे, जब बच्चा क्या करेगा, जब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करेगा, करके सीखेगा, तो अपने बारे में ज्यादा अच्छा जान पाएगा। तो आप खुद बता दीजिए, सभी विद्यार्थियों को बहुत कम अपेक्षाएं रखना, दंडित देना, उनको स्वतः और पहल को पुरस्कृत करना, या फिर छात्र से बहुत कम उम्मीदें रखना। तो मैं आंसर नहीं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये आंसर आप कमेंट्स करेंगे। अब मैं यहाँ पर मैम को कॉल कर देती हूँ, ताकि आज भी अगर टेस्ट नहीं दिया तो मैं अपने सामने ही टेस्ट भिजवा के आपको जाती हूँ। तो मैं यहाँ पर मैम को कॉल कर देती हूँ, तो वो मैम आपको तुरंत से अभी क्या करेंगी, टेस्ट का लिंक डाल देंगी, और आप उस लिंक पे क्लिक करके तुरंत से ही टेस्ट देने चले जाना, ठीक है। अभी टेस्ट जो होगा आज वो आपका 30 मार्क्स का होगा, ठीक है, 30 मार्क्स का टेस्ट होगा। वंदिता जी अभी टेस्ट मिलेगा, आप पहले मुझे अपना स्कोर बता दो। अभी तुरंत से ही मैं आपको टेस्ट दिलवाऊंगी, आप मुझे अपना स्कोर बता दीजिए। मैम आई थिंक अभी फोन नहीं रिसीव कर पा रही हैं, किसी काम में लग गई हैं मुझे लग रहा है, ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं, तो अभी टेस्ट का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में टेस्ट का लिंक जाके लिंक पे क्लिक करेंगे और टेस्ट देने जाएंगे।
आपके यही सेम प्रश्न आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है जी, अपना स्कोर बता दीजिए, फिर अपनी इस क्लास को हम लोग फिनिश करेंगे। एक बात और मुझे आपको बतानी थी, एक्चुअली मेरी सिस्टर की मैरिज है, तो कल तो संडे है, तो कल तो छुट्टी रहेगी। मैम टेस्ट का लिंक सेंड कर दीजिए प्लीज। ओके ओके सर। तो अभी सर ने फोन रिसीव कर लिया था, तो सर अभी तुरंत से ही टेस्ट का लिंक शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और आपको वो टेस्ट मिल जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, कल संडे है तो कल मेरा ऑफ होता है, और परसों, ठीक है, यानी कि आपका 3 तारीख को भी छुट्टी रहेगी मेरी। ठीक है, बिकॉज मेरे सिस्टर की मैरिज है, तो मुझे वहाँ जाना है, वहाँ की मेरी कुछ ड्यूटीज हैं। तो कल और परसों 2 दिन क्लास ऑफ रहेगी, कल तो संडे ही है, मंडे को बस आपकी क्लास ऑफ रहेगी। अब सीधा हम लोग मिलेंगे ट्यूसडे को, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज करना शुरू कर देंगे। तो ये 2 दिन तक तो आपको टेस्ट तो मिलेगा। अब टेस्ट मिलेगा कहाँ? CDP बाई TP टेलीग्राम है, सभी लोग जुड़े हुए हो, इस टेलीग्राम पर आपको टेस्ट का लिंक रोज मिलेगा। और जो 2 दिन बच्चे टेस्ट देंगे, जो 2 दिन बच्चे टेस्ट देंगे, उन 2 दिनों के टेस्टों को रिजल्ट मैं आपको ट्यूसडे को बताऊंगी। ठीक है जी, तो याद रखिएगा कल और परसों ऑफ है, प्लीज परेशान ना होना। ट्यूसडे को मिलेंगे हम लोग, और ट्यूसडे को आपको यहाँ पर जो दोनों टेस्ट का रिजल्ट होगा, आज का परसों का होगा, 3 टेस्ट का, वो तीनों का रिजल्ट बताऊंगी मैं आपको। और तीनों के तीनों दिन 30 नंबर के टेस्ट आपके होंगे। ठीक है जी, चलो ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे। आई थिंक टेस्ट का लिंक नहीं मिला है मैम को, कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ले लेना। तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट डे, बाय बाय।